नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा और सिक्किम दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। यहां पर राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट भी किया और सभी प्रदेशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। भगवान बुद्ध ने मानवता को अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया था और उनकी शिक्षाएं आज और आर्थिक प्रासंगिक हैं। आइए हम सब भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। आपको बता दें, ये ट्वीट किया गया। साथ ही सिक्किम के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा है कि सिक्किम के स्थापना दिवस पर सिक्किम के लोगों को बधाई। सिक्किम ने जैविक खेती और सतत विकास का रास्ता अपनाने के लिए देश के बाकी हिस्सों के सामने एक मिसाल कायम की है। सिक्किम के सभी निवासियों को निरंतर विकास और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हैं और उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाकर दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। तो वहीं सिक्किम के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिक्किम के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की है और वे राष्ट्र की प्रगति में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और इसी बीच उत्तराखंड चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन न होने पर हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने प्रदर्शन किया है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों का पंजीकरण कराया जा रहा है, लेकिन चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहने के बाद भी यात्रियों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा, जिससे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया है। इसी सिलसिले में सोमवार को ऋषिकेश चारधाम यात्रा पंजीकरण सेंटर पर पंजीकरण न होने पर गुस्साए हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा कर दिया। यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इसी के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीर्थयात्रियों को शांत कराया गया। इस दौरान तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े हुए दिखाई दिए। साथ ही आपको बता दें कि बीटीसी परिसर में हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने अचानक ये हंगामा करना शुरू कर दिया। यहाँ यात्रियों का यह कहना है कि चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं कराया जा रहा। तो वहीं तीर्थयात्रियों ने सरकार की व्यवस्थाओं पर कई सवाल भी खड़े किए हैं और उनका यह कहना है कि हजारों रुपए खर्च करके हैदराबाद से चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुंचे हैं, मगर अब उनको चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति कहकर नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि चारों धामों में निर्धारित तीर्थयात्रियों की संख्या आगामी कुछ दिनों के लिए पूरी हो चुकी है। तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर एक चेतावनी दी कि अगर उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो वो सरकार के खिलाफ धरना देंगे और इसी के साथ ही पूरी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी। और आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह सुबह ही हर की पौड़ी पर और हरिद्वार के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान के लिए जुटनी शुरू हो गई। देश भर से आए लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा के आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से हजारों गुना अधिक पुण्य फल मिलता है और अब तक हरिद्वार में 4 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यूं तो हरिद्वार में प्रतिदिन ही गंगा स्नान का अपना महत्व होता है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से माना जाता है कि विशेष पुण्य फल मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही आपको बता दें कि तन झुलसा देने वाली भीषण गर्मी में भी आस्था की डुबकी लगाकर ये श्रद्धालु पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और तमाम सरकारी दावों और आंकड़ों के बाद भी सीवर में सफाई कर्मचारियों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिणी दिल्ली के नीति बाग में अगस्त क्रांति मार्ग पर रविवार की शाम को ही सीवर की सफाई के दौरान 3 मजदूरों के ऊपर सीमेंट से बनी भारी स्लैब गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए हैं और आपको बता दें कि इन घायलों को तुरंत ही एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन मजदूरों के इलाज के दौरान मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीवर सफाई में जान गंवाने वाले दोनों ही मजदूरों की हालत इतनी नाजुक है कि अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। इनमें से एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों सफाई कर्मचारी और एक ठेकेदार के अंडर पीडब्ल्यूडी का सीवर साफ हो रहा था, तभी सफाई करते समय यह हादसा हो गया।
फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर केस दर्ज किया गया है। और नोएडा में रहने वाले एक मशहूर चित्रकार ने अपने ही घर में रहने वाली एक किशोरी का पिछले 7 साल से यौन शोषण किया है। बच्ची की उम्र जब 10 साल थी तो आरोपी उसे लेकर आया और तब से लेकर अब तक यानी कि अब वो 17 साल की हो गई है और इन 7 सालों तक इस आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया है। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती रही और इसके बाद पीड़िता ने नोएडा के सेक्टर 46 में रहने वाले 81 साल के आरोपी के खिलाफ सेक्टर 39 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं थाने में यह मामला दर्ज करवाने आई किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे अपने साथ तब लेकर आया था जब उसकी उम्र 10 साल थी। आरोपी ने उसके पिता से कहा था कि वो उसका लालन पालन करेगा और ये कहकर उसे अपने साथ लेकर नोएडा आ गया, लेकिन उसके बाद उस बच्ची का यौन शोषण करता रहा। जब भी इसका विरोध बच्ची करती थी तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। दरअसल ये आरोपी मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला है और इसका नाम मैरिज राइडर बताया जा रहा है। ये ईसाई धर्म अपनाने से पहले हिंदू बताया गया। उसकी उम्र अब 81 साल है और नोएडा में 22 साल पहले ये रहने आया था। इसी मामले में अब नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया है कि आरोपी 7 साल पहले इस बच्ची को लेकर आया और तब से उसका यौन शोषण कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वो बच्ची का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करता था। इस मामले में बच्ची ने बताया है कि आरोपी दवाइयां खाकर उसके साथ शोषण करता था। और साल 1996 में हुए अद्वेश राय हत्याकांड मामले में उनके भाई पूर्व विधायक अजय राय की गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि इस पेशी के दौरान वाराणसी में हुए अवधेश राय हत्याकांड को गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग क्राइम चार्ट में शामिल किया गया था। तो वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वर्चुअल माध्यम से पेशी की गई और इस मामले की अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी। और इस बीच ओयल देहात गांव में बीती रात को पुलिस से बेखौफ अज्ञात चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चोर यहां घर के मेन दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे और उसके बाद कमरे में रखी अलमारी की सेफ का लॉकर तोड़ दिया गया और नकदी और कपड़े, पीतल के बर्तन समेत एलसीडी ज्वेलरी समेत हजारों का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद चोरों की सूचना मिलने पर ऑयल पुलिस 3 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ में जुटी है। अब बात करें मौसम की तो भीषण गर्मी के चलते अब रायबरेली में गंगा की रेती पर रेती करने वाले किसान बेहाल है। यहाँ पर तरबूज, खरबूजा जैसे और लौकी जैसी सब्जियों की फसल समय से पहले ही सूख गई है। दरअसल गर्मी के चलते गंगा नदी का पानी इन दिनों काफी कम हो गया है, जिसके चलते तट पर जलस्तर भी नीचे चला गया और गंगा के तट पर बोए जाने वाली सब्जियों की फसल सिंचाई के बिना ही चौपट हो गई है। खास तौर पर तरबूज की फसल और तरबूज के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि गर्मी में जब तरबूज की मांग सबसे ज्यादा होती है, ऐसे समय में फसल बर्बाद हो जाने से किसान बर्बाद हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि किसानों का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते गंगा की धार सिमटी तो जलस्तर भी गिर गया। गंगा की धार सिमटकर इतनी दूर चली गई है कि वहां से पानी लाना संभव नहीं। ऐसे में अब उनके पास बर्बाद होती फसल को बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। कलिंदा बोवा है ना, कलिंदा सब सूख गया, गंगा में पानी कम हो गया है और हम बच्चन का कैसे पालब? सब फल हमारा सब सुखागा, पेड़ सब सुखागा। अच्छा, गर्मी भी बहुत पड़ गर्मी बहुत पड़ रही। इतनी गर्मी को पड़ी पहले नहीं पड़ी कबो। ये सब्जी हमारा सब सूख गए, कदुआ, लौकी, तरबूज सब सूख गया। अब अपन लड़का बच्चन का हम कैसे जिएंगे? हाँ भैया, बहुत ये गर्मी पड़ रही। गंगा घट जाने पे फल सुखा गए, लगत नहीं निकल पा रही है। अब की बहुत दिक्कत हो रही, गर्मी बढ़ जाने से, गंगा के जल घट जाने से सब फसल सूख गई समय से पहले। तो कैसे परिवार चलाओगे? अब कैसे हम परिवार चलाएंगे?
किस तरह हम कमा के खाएंगे, पेड़ों के भरोसे रहे, पेड़ सब सूख गए हैं। क्या क्या फसल उगाते हो? खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, कद्दू है, सब सुखा गया है अच्छा। गर्मी से। गंगा घाट जाने से पानी स्टेटा कम हो गया है। अच्छा, इतना कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है इस तरह जिस तरह अब हो रहा है। और हिमालय में 5वें धाम के रूप में स्थापित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं और इस साल 4 धाम में यात्रियों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है, जिसकी व्यवस्था बनाने में सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े तमाम विभागों के पसीने छूट गए, क्योंकि हेमकुंड साहिब में भी इस साल बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने विचार विमर्श कर एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें इस साल 22 मई से शुरू होने जा रहे यात्रा में एक दिन में 5000 सिख श्रद्धालुओं की ही हेमकुंड साहिब में पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर माथा टेकने की अनुमति दी जाएगी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने कहा, इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि 4 धाम यात्रा की तरह ही इस साल हेमकुंड साहिब में भी भारी मात्रा में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। यहां पर आए सिख श्रद्धालुओं को यात्रा में आने पर कोई दिक्कत ना हो और कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श किया गया है, जिसमें फैसला किया गया कि प्रतिदिन 5000 से अधिक सिख श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब में माथा नहीं टेक सकते। और खबर श्रीलंका से है, जहां श्रीलंका के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों से बातचीत की और देश की मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं इस दौरान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने करीब 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल वाली 12वीं खेप की आपूर्ति की है। इस दौरान कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि 12वीं खेप और 4 लाख मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति की गई है। भारत द्वारा रियायती ऋण योजना के तहत आज कोलंबो को डीजल की ताजा खेप की आपूर्ति की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने रविवार को कहा कि देश में मौजूदा आर्थिक संकट पर विश्व बैंक, एडीबी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई और इस दौरान दवाई, भोजन और उर्वरक आपूर्ति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही सरकारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बैठक के दौरान वित्तीय सहायता करने के लिए एक फॉरेन कंसल्टेंट गठित करने की संबंध में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। इस वार्ता के सकारात्मक रहने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के लिए तत्कालीन चुनौती आगामी सप्ताह के वास्ते ईंधन आवश्यकताओं के भुगतान के लिए जरूरी धन जुटाना होगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों में डॉलर की कमी के कारण सरकार अब आवश्यक धन जुटाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। और बात करें दिल्ली की, तो अब दिल्ली में एमसीडी की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ हमलावर हुए राष्ट्रीय राजधानी की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की आज अहम बैठक बुलाई गई है। यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में आपके सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इसमें सीएम आवास पर विधायकों को पहचानने का सिलसिला जारी है और साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहां पहुंच चुके हैं। शाहीन बाग, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुर, करोल बाग, ख्याला और लोधी कॉलोनी समेत दिल्ली के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर तीनों नगर निगम द्वारा अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है और अधिकारियों के मुताबिक ये बैठक सिविल लाइन स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर शुरू होगी। इसमें अतिक्रमण रोधी जो अभियान है उसको लेकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। पहले ये बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन मुंजगा इलाके में एक व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने के बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अतिक्रमण रोधी अभियान के नाम पर विध्वंस कार्य को रोकने का आग्रह कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने यहां पर भाजपा की बुलडोजर राजनीति को भी आलोचना की और दावा किया कि तीनों नगर निगम मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में करीब 63 लाख मकानों को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं।
और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को ईडी सरकारी गवाह बना सकती है। 8 दिनों से वो हर दिन ईडी के ऑफिस आ रहे हैं, सुबह आते हैं और शाम तक ऑफिस में ही होते हैं, लेकिन हर दिन उनसे बस पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब खबर यह आ रही है कि उनके सरकारी गवाह उन्हें बनाया जा सकता है। वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद उन्हें दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि सीए सुमन और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के वक्त वो ईडी कार्यालय में ही थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अभिषेक झा ने अपने पल्स अस्पताल में निवेश के संबंधित कागजात भी ईडी को दिखा दिए हैं। साथ ही पूजा सिंघल का हर राज अभिषेक झा जानते हैं और अगर वो सरकारी गवाह बनते गए तो आईएएस के लिए मुश्किलें और खड़ी हो जाएंगी। ईडी का काम भी हालांकि आसान हो जाएगा। और इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट कर दिया है। यहाँ उन्होंने लिखा कि क्या पूजा सिंघल और उनके पति सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। उनके इस ट्वीट के बाद अब अभिषेक झा के सरकारी गवाह बनने की अटकलों को और भी ज्यादा हवा मिल गई है। आपको बता दें कि दरअसल मनरेगा घोटाले में आईएएस की गिरफ्तारी हुई थी। मनरेगा घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच फिलहाल ईडी कर रही है और ये पूरा मामला साल 2008 को सामने आया था। और ये पूरा मामला आपको बता दें करीब 18 करोड़ का है। इस मामले में पूजा सिंघल खूंटी में उपायुक्त थी और ईडी ने 6 मई को पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी भी की। इसी दौरान एक ठिकाना जो कि उनके सीए सुमन का था, वहां से 19 करोड़ कैश मिला है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल में भी ईडी ने छापेमारी की थी, लेकिन अब तक झा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की भारी भीड़ दिख रही है, लेकिन लोगों को जाम से निजात दिलाने में पुलिस और स्थानीय प्रशासन फेल होता नजर आया। दरअसल मसूरी के कई क्षेत्रों में जाम लगने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर्यटकों की आवक बढ़ने से मसूरी के ज्यादातर मुख्य चौराहों पर जाम लग रहा है और माल रोड में सड़क किनारे वाहनों को पार्क किया जा रहा है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में लगातार जाम लगने के कारण लोग काफी परेशान हैं। पहले भी तैयार हुए सभी एक्शन प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। मंसूरी में मुख्य चौराहे गांधी चौक पर से लेकर पेट्रोल पंप पर लगातार इंतजाम हो रहा है, लेकिन जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। इससे लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में काफी समय लग रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा जाम से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खास सफलता नहीं मिल पा रही। ये भी बताया गया है कि मसूरी पेट्रोल पंप पास में पार्किंग से शुरू हुई शटल सेवा भी 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। और बिहार में जिले के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रविवार को 75वां आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, बिहार बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जेडीयू के कई विधायकों के साथ पहली बार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब मंच पर दिखी। एक मंच पर सबको देखकर अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही की थी और अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब ने एनडीए के नेताओं के साथ कभी बड़े मंच को एक साथ साझा किया हो। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी हिना शाहब को पहली लाइन में ही जगह दी गई। हालांकि कुछ बीजेपी के विधायकों को दूसरी लाइन में बिठा दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के मौके पर आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वर्ण जयंती का आगाज हुआ था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण और तमाम मंत्री यहां पहुंचे हैं। और इसी के साथ ही रजत जयंती समारोह में हिना शाहब के साथ आरजेडी के विधायक अवैध बिहारी चौधरी भी मौजूद रहे। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।